Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will start with DSC Indian Partition Literature. We will start with Unit 1 Urvashi Bhutalia's Beginnings. The Other Side of Silence Voices from the Partition of India. सो गाइज ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए क्रिएट किया है क्योंकि मैंने देखा कि इंडियन पार्टीशन लिटरेचर पे कोई भी स्पेसिफिक अच्छा वीडियो नहीं है यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि मैं अच्छा सा वीडियो जो है आपके लिए बना देती हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं ऑलरेडी एंड इसमें हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही हो। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि फिर अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो मेरा तो एफर्ट एकदम वेस्ट हो जाएगा ना। सो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट। भारत का पॉलिटिकल पार्टीशन एक ऐसी घटना थी जो दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी ट्रेजेडीज में से एक है। इससे पहले या बाद कभी इतने बड़े लेवल पर लोगों ने अपने घर और देश इतनी जल्दी नहीं छोड़े। कुछ महीनों के अंदर 12 मिलियन लोगों ने अपने घर छोड़े और नए देश बनाए गए। इंडिया और पाकिस्तान के दो हिस्से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच माइग्रेशन हुआ। सबसे बड़ा माइग्रेशन पंजाब के वेस्टर्न बॉर्डर के अक्रॉस हुआ, जिसमें 10 मिलियन से ज्यादा लोग इंक्लूडेड थे। मुस्लिम्स जो है वेस्ट से पाकिस्तान चले गए और हिंदूज और सिख्स ईस्ट से इंडिया आ गए। ये माइग्रेशन के साथ बहुत लोग भूख और बीमारियों की वजह से भी बीमार हो गए। पार्टीशन के डेथ्स के एस्टिमेट्स वेरी करते हैं। ब्रिटिश फिगर के मुताबिक 2 लाख डेथ्स और इंडियंस एस्टिमेट्स के मुताबिक 2 मिलियन डेथ्स, पर कॉमनली 1 मिलियन डेथ्स को एक्सेप्ट किया गया है। पार्टीशन के वक्त बहुत ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस भी हुई। लगभग 75,000 औरतें रेप या अबडक्शन का शिकार हुई और ये अक्सर उनके रिलीजन के अलग लोगों द्वारा हुआ, लेकिन कभी कभी अपने रिलीजन के लोगों ने भी किया। हजारों फैमिलीज अलग हो गई, घर तबाह हो गए, खेतों में फसल सड़ गई और विलेजेस खाली हो गए। नए बनाए गए इंडिया और पाकिस्तान की सरकारें वार्निंग के बावजूद इस बड़ी ट्रेजेडी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सरकार को अंदाजा नहीं था कि रिलीजन बेस्ड बॉर्डर्स हिंदू और मुस्लिम के हेड काउंट्स के मुताबिक का डर और अनसर्टेनिटी लोगों को अपने रिलीजन के सेफ एरियाज में भागने पर मजबूर करेगा। लोग माइग्रेशन के लिए बसेस, कार्स, ट्रेन्स का यूज करते थे, पर ज्यादातर लोग पैदल चले। बड़े ग्रुप्स जिसे काफिलास कहते हैं, जो कई माइल्स तक फैल जाते थे। सबसे बड़ा काफिला जिसमें 4 लाख लोग थे जो वेस्ट पंजाब से इंडिया जा रहे थे, एक स्पॉट क्रॉस करने में 8 दिन तक लगता था। ये पार्टीशन का जनरल व्यू है जो अक्सर हिस्ट्री बुक्स में मिलता है, पर जो स्पेसिफिक पर्सनल स्टोरीज हैं वो हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलती। वो सिर्फ लोगों के घरों में सुनाई और दोबारा सुनाई जाती है। राइटर कहती हैं कि वो इन स्टोरीज के साथ बड़ी हुई क्योंकि वो भी एक पार्टीशन रिफ्यूजी फैमिली से बिलोंग करती है, जैसे उनके जनरेशन के और पंजाबीज। पार्टीशन की यादें उस वक्त का हॉरर और ब्रूटैलिटी और वो दिनों की बातें जब हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स शांति और हार्मनी में रहते थे, उनकी जिंदगी की स्टेबल स्टोरीज का हिस्सा रही है। द लाइन बाय ऑथर, माय मदर एंड फादर कम, introduces a personal perspective on the impact of partition। ये लाइन हमें एक पर्सनल एंगल से पार्टीशन का प्रभाव का एहसास करवाती है। ऑथर कहती हैं कि उनकी माँ और पिता के पार्टीशन के एक्सपीरियंस ने उनकी हिस्ट्री और मेमोरी को काफ़ी डीपली इम्पैक्ट किया। ऑथर की माँ और पिता लाहौर के रहने वाले थे, जो एक ऐसी जगह थी जो अपने लोगों के लिए काफ़ी इमोशनल वैल्यू रखती थी। ऑथर की माँ ने 2 बार लाहौर के खतरनाक सफ़र किए अपने छोटे भाई बहन को भारत लाने के लिए। ऑथर के पिता लाहौर से भाग गए जब वहाँ गोलियां और आग का अफरा तफरी का माहौल था। बचपन में ऑथर अपने भाई बहन के साथ ये कहानियाँ सुनती थी, पर इनकी गहराई को समझ नहीं पाती थी। ऑथर एक शांत और समृद्ध समय में बड़ी हुई जब टॉलरेंस का राज था। लूट, आग लगाने, रेप और हत्या की ये कहानियां ऑथर के लिए दूर और असंबंधित लगती थी।
अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने मार दिया। इस घटना के बाद पूरे भारत में सिख समुदाय के लोगों पर हिंसा और बदले के रूप में हमले किए गए। कई घर तबाह कर दिए गए और हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। दिल्ली के आसपास के इलाके में 3000 से ज्यादा सिख्स को केरोसिन से भिगाकर जिंदा जला दिया गया। राजीव गांधी की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ नागरिक समूह मदद और राहत का काम करने के लिए आगे आए। ऑथर उन लोगों में से एक थी जो इन राहत समूह में काम कर रही थी। राहत के काम के द्वारा वो लोग खाना और कंबल बांटते थे, मरे और लापता लोगों की लिस्ट बनाते थे और लोगों के दुख भरे किस्से सुनते थे। 1947 पार्टीशन के शरणार्थी जो अब बुजुर्ग हो चुके थे, उन्होंने 1984 की हिंसा को पहले जैसी घटना से तुलना की। उनका कहना था, हमें नहीं लगा था कि ये हमारे स्वतंत्र देश में हो सकता है, ये तो पार्टीशन जैसा लग रहा है। यमुना नदी के पास शांत रहने वाले लोग अपने पड़ोसियों को सिर्फ उनके धार्मिक फर्क के वजह से घर से निकाल दिया और मार दिया। पार्टीशन की कहानियां अब ज्यादा पास लगने लगी, क्योंकि एक ही जगह के लोग धर्म की राजनीति के कारण अलग होकर एक दूसरे के साथ बुरा कर सकते थे। 2 साल बाद एक ब्रिटिश टेलीविजन चैनल के लिए पार्टीशन पर एक फिल्म बनाते हुए ऑथर ने सर्वाइवर्स की कहानियां इकट्ठी करना शुरू किया। बहुत सी कहानियां इतनी डरावनी थी कि बचपन में जब उन्होंने उन्हें दूसरी या तीसरे हाथ से सुनी थी तो विश्वास भी ना होता था। महिलाएं रेप या मजहब बदलने से बचने के लिए कुएं में कूद जाती थी और पिता अपने बच्चों की इज्जत बचाने के लिए उनका सर काट देते थे। जब ये कहानियां गवाहों से डायरेक्टली सुनी तो उनका दर्द, गुस्सा और नफरत सामने आई, जो ये दिखाती थी कि उनकी बातें सच थी। ये कहानियां ऑथर को बहुत गहरा प्रभाव डाल रही थी। ऑथर के परिवार के साथ इतनी कठोर हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन पार्टीशन उनकी हिस्ट्री का एक अनरिजॉल्व चैप्टर था। पार्टीशन की कठिन और कठोर राजनीतिक सीमाएं अब भी परिवारों और समुदायों को बांट रही थी। पार्टीशन का प्रभाव हर रोज की जिंदगी में दिखाई देता था, साथ ही उसके विरोधाभास भी। कितनी बार ऑथर के पेरेंट्स और दादी अपने लाहौर के मुस्लिम दोस्तों के लिए प्यार और याद के साथ बात करते थे और कितनी बार उन्हें मुस्लिम्स के लिए इरैशनल बायस दिखाते थे। ये कॉन्ट्रडिक्शन पार्टीशन के इम्पैक्ट को दिखाता है। ऑथर की माँ अक्सर अपने भाई के मुस्लिम लड़की से शादी करने को लेकर धोखे के एहसास से बात करती थी। ये इमोशंस पार्टीशन के बाद बढ़ते कम्युनल बायसेस को दिखाते हैं। 1984 की हिंसा ने ऑथर को ये समझाया कि पार्टीशन का असर उनकी जिंदगी में अब तक है और ये सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में बंद नहीं किया जा सकता। ऑथर को ये रियलाइज हुआ कि पार्टीशन काफी पर्सनल और रेलेवेंट था और ये सिर्फ दूसरे लोगों या पुराने टाइम की बात नहीं थी। ऑथर ने पार्टीशन के बारे में लिखी गई चीजें पढ़ना शुरू किया, जैसे कोई भी रिसर्चर करता है। पार्टीशन के ऊपर लिखा गया मटेरियल काफी ज्यादा था, इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जितना ऑथर पढ़ती गई, उनका डिससैटिस्फैक्शन और गुस्सा बढ़ने लगा, क्योंकि उनका फोकस अलग था। पढ़ी गई किताबें ये दिखाती थी कि पार्टीशन एक अगस्त 1947 का इवेंट था। ऑथर ने देखा कि पार्टीशन का हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स तक सीमित था, जो इससे पहले हुआ। पार्टीशन के वक्त जो मिलियंस ऑफ पीपल के साथ हुआ, उनके ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को हिस्ट्री में कम अहमियत दी गई। शायद इसीलिए क्योंकि ये चीजें मुश्किल थी समझने के लिए, जैसे अपने घर और देश का लॉस, दोस्तों और रिश्ते का छूटना और इस सब के साथ दर्द और रिग्रेट का एहसास। साथ ही लोगों में नए सिरे से अपनी जिंदगी बनाने की एक मजबूत इच्छा भी थी। ये सब चीजें फैक्चुअल तरीके से कैप्चर करना मुश्किल था, क्योंकि ये डीपली पर्सनल और इमोशनल इश्यूज थे। लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि इन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का पार्टीशन की हिस्ट्री में कोई प्लेस नहीं था?
अगर इनका कोई महत्व नहीं था तो फिर ये चीजें इंडिविजुअल और कलेक्टिव मेमोरी में इतनी विविडली कैसे जिंदा रही। ऑथर ने देखा कि पार्टीशन के बड़े पॉलिटिकल फैक्ट्स क्या कह रहे थे। अगर ऑथर को ठीक समझ आया तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ये दिखाती है कि पार्टीशन एक खत्म हो चुकी पास्ट की बात थी, लेकिन असलियत अलग थी। हर जगह पार्टीशंस, कम्युनल टेंशंस, धार्मिक फंडामेंटलिज्म और धर्म के नाम पर डिविजन्स अभी भी जिंदा थे। दिल्ली में 1984 के कम्युनल राइट्स में सिख्स को टारगेट किया गया और भगलपुर बिहार के 1989 के राइट्स में कई मुस्लिम मार दिए गए। कुछ साल बाद बाबरी मस्जिद को अयोध्या में हिंदू कम्युनलिस्ट के द्वारा तोड़ दिया गया। उनके बाद सूरत, अहमदाबाद और बॉम्बे में हजारों मुस्लिम्स को फिर से टारगेट किया गया। हर इंस्टेंस में एग्रेशन ने पार्टीशन की स्टोरीज और मेमोरीज को सिलेक्टिवली यूज किया। मिलिटेंट हिंदूज को ये एक तरफा आर्ग्यूमेंट देकर मोबिलाइज किया गया कि पार्टीशन के टाइम मुस्लिम्स ने हिंदूज को मारा और उनकी औरतों को रेप किया, इसीलिए बदले में मुस्लिम्स को मारना चाहिए और उनकी औरतों के साथ रेप करना चाहिए। ये पैटर्न पर्सनल लाइफ में भी था। एक मुस्लिम और एक हिंदू अगर इंडिपेंडेंट इंडिया में शादी करना चाहते तो उन्हें अपने परिवार और समाज की नाराजगी से बचने की चिंता करनी पड़ती। अगर ऐसी शादी टूट जाए या कोर्ट में पहुंच जाए तो उनके साथ पब्लिक अनाउंसमेंट्स हमेशा होती थी। जुडिशरी की तरफ से ये बातें होती थी कि कौन टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करता है और कौन नहीं। पार्टीशन का असर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, बल्कि हर जगह पर्सनल और सोसाइटल लेवल पर दिखता था। ये स्टोरी सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट की नहीं, बल्कि अब तक चल रही सोशो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स की भी है। ये सब इस बात को दिखाता है कि पार्टीशन को आसानी से भूल नहीं सकते। उसका गहरा पर्सनल इम्पैक्ट जो भावनात्मक टूटाव और फर्क बना दिया था, वो आज भी लोगों की जिंदगी में जिंदा है। ऑथर को समझ में आया कि पार्टीशन सिर्फ एक पॉलिटिकल डिवाइड या संपत्ति और जिम्मेदारियों का विभाजन नहीं था, बल्कि इसके और भी गहरे पहलू थे। सर्वाइवर्स का कहना था कि पार्टीशन एक दिल का विभाजन था जो सिर्फ फिजिकल बॉर्डर्स तक सीमित नहीं था, बल्कि इमोशंस और पर्सनल लेवल्स तक गया था। पार्टीशन ने कम्युनिटीज को जो पहले एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत साथ में रहती थी, उन्हें अनकहे दुख, ट्रॉमास और हिंसा दी। पार्टीशन ने परिवारों को रैंडमली बनाए गए बॉर्डर्स के पार अलग कर दिया था। कभी तो एक रात में और लोगों के लिए अपने परिवार के मेंबर्स की हालत के बारे में जान पाना मुश्किल हो गया। एक माँ और बेटी जो पार्टीशन की हिंसा के समय अलग हो गई थी, 50 साल बाद एक न्यूज़ मैगजीन की मदद से दोबारा मिल गई थी। एक भाई और बहन जो पार्टीशन के टाइम अलग हो गए थे, 50 साल बाद वही न्यूज़ मैगजीन उन्हें बॉर्डर पर मिलाने ले गई थी। एक पिता जिनकी 13 साल की बेटी पाकिस्तान में हिंदू आदमियों द्वारा किडनैप की गई थी, कई बार इंडिया आए अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। एक ट्रिप में उस फादर को स्पाई होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। उसकी बेटी कभी उसे वापस नहीं मिली। पार्टीशन के ये पहलू जैसे परिवारों का अलग होना, दोस्ती का बॉर्डर के पार टिकना, लोगों का ट्रॉमा से कोप करना और उनकी जिंदगी को फिर से बनाना, इन सब चीज़ों को लिखित इतिहास में कम जगह मिली है। लेकिन 1984 के बाद ऑथर को ये महसूस होने लगा कि ये सब एस्पेक्ट्स पार्टीशन को समझने के लिए ज़रूरी थे। ऑथर ने अपने आप से सवाल किया कि ये सर्च शुरू करने के लिए उनके पास कौन से टूल्स हैं और वो किस रिसोर्सेज से मदद ले सकती हैं। हॉलोकॉस्ट की यादों और गवाहियों पर लिखते हुए जेम्स यंग ने ये सवाल उठाया कि हम हॉलोकॉस्ट को कैसे जान सकते हैं अगर उससे जो चीज़ें हम तक पहुंचती हैं उन्हीं तरीकों से। जेम्स यंग कहते हैं कि हम हॉलोकॉस्ट को सिर्फ उनके हिस्ट्री के जरिए नहीं जानते, बल्कि उनके लिटरेरी, फिक्शनल, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए और पर्सनल टेस्टिमोनियल रिप्रेजेंटेशंस के जरिए भी समझते हैं।
ये सवाल पार्टीशन पर भी लागू होता है। हम पार्टीशन को कैसे समझ सकते हैं और हम उसे जो तरीके से अपने तक पहुंचा है, जैसे फिक्शंस, गवाहियाँ या फिर इंडिविजुअल और कलेक्टिव यादें, उन्हीं जरिए से नहीं समझते। पार्टीशन शायद किसी भी दूसरे इवेंट से ज़्यादा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में फैमिली हिस्ट्रीज में जीता है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, जहां इसकी कहानियां दुख, हिंसा, दोस्ती और साझा करने की कहानियां हर कम्युनिटी, परिवार और इंडिविजुअल के बीच सुनाई जाती हैं। एक पंजाबी शरणार्थी जब दूसरे पंजाबी शरणार्थी से मिलता है तो तुरंत पार्टीशन के समय की कहानियां, अपने घर और देश की यादें एक दूसरे से शेयर की जाती हैं। या फिर एक इंडियन शरणार्थी अगर किसी पाकिस्तानी शरणार्थी से मिले तो वही यादें और कहानियां शेयर करना शुरू हो जाती है। ये यादें इंडिविजुअल और कलेक्टिव, फैमिलियल और हिस्टोरिकल मिलकर पार्टीशन की असलियत को बनाती हैं। ये यादें पार्टीशन की हिस्ट्री के उस साइड को दिखाती हैं जो कम दिखाई गई है या जिसका जिक्र कम हुआ है। यही तरीके हैं जिनके जरिए हम पार्टीशन के इवेंट्स को समझ सकते हैं। कई मायनों में ये यादें ही पार्टीशन की असली हिस्ट्री में। इसी वजह से ऑथर ने इन यादों और कहानियों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। ये चॉइस अपने साथ कई मुश्किलें लेकर आई है। यादों के साथ काम करना कभी भी आसान नहीं होता। ऑथर को अपने मेथड के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का पूरी तरह पता था। रिसर्च ये दिखाता है कि यादें कभी भी शुद्ध या अनमीडिएटेड नहीं होती। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कौन याद करता है, कब, किसके साथ और कैसे। ऑथर के लिए लोग किसी घटना या हिस्ट्री को कैसे याद करते हैं वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उस हिस्ट्री के फैक्ट्स। हिस्ट्री के फैक्ट्स भी अपने आप में क्लियर नहीं होते, ये भी किसी इंडिविजुअल के इंटरप्रिटेशंस या रिकॉर्डिंग्स होते हैं। ऑथर इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहते हैं। जब ऑथर ने अपना काम शुरू किया तो सबसे ज़्यादा कॉमन रिएक्शन लोगों का ये था कि वो शुरू में बात करने से खतराते थे। लोग ऑथर से पूछते थे, यादों को दोबारा उठाने का क्या फ़ायदा? जो पीछे छोड़ दिया है उसे याद करके क्या मिलेगा? हर बार जब लोग ये सवाल करते, ऑथर अपने मन में सोचती कि लोग इस वक्त को याद करने से इतने क्यों कतराते हैं? क्या ये रिलक्टेंस खुद किसी चीज की तरफ इशारा नहीं करता? क्या ये सिर्फ इस वजह से था कि इवेंट्स इतने डरावने थे, या फिर कहीं ना कहीं लोगों का खुद का रोल इस हिस्ट्री में था जो उन्हें याद करने से रोका? पार्टीशन के टाइम कोई सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं था। लगभग हर परिवार का एक ऐसा पास्ट था जिसमें वो विक्टिम भी थे और कभी एग्रेसर भी। अगर यही सच था तो शायद इस वजह से लोग इस हिस्ट्री को पब्लिक में याद नहीं करना चाहते थे। शायद सिर्फ अपने परिवार के बीच इसीलिए बात करते थे क्योंकि वहाँ हिस्ट्री के अगली पार्ट्स को छुपाया जा सकता था। जेम्स यंग की थ्योरी को बढ़ाते हुए ऑथर ये पूछते हैं कि हम पार्टीशन को कैसे समझें, सिर्फ टेक्स्ट और यादों के जरिए ही नहीं बल्कि लोगों की याद करने की रिलक्टेंस के जरिए भी। इस तरीके से समझने में जो हम फैक्ट्स कहते हैं वो अपने आप में क्लियर नहीं होते। पार्टीशन के एग्जिस्टिंग हिस्ट्री काफ़ी हद तक उन डिबेट्स पर बेस्ड होती हैं जो अलग अलग लोगों के इंटरप्रिटेशंस को कंपेयर करती है। ऑथर का प्लान उन डिबेट्स को यहाँ रिपीट करने का नहीं है। इस बुक का सब्जेक्ट पार्टीशन है, लेकिन यहाँ आपको इवेंट्स की क्रोनोलॉजी या पॉलिटिकल नेगोशिएशंस का डिटेल अकाउंट नहीं मिलेगा। इस बुक में गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना और माउंटबेटन जैसे बड़े लीडर्स के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं होगा।
इन लीडर्स का एब्सेंस ऑथर ने जानबूझकर किया है। ऑथर का फोकस उन ऑर्डिनरी लोगों, महिलाओं, बच्चों और शेड्यूल कास्ट की कहानियों पर है जो अक्सर हिस्ट्री में इनविजिबल होते हैं। ऑथर ने ये काम इंटरव्यूज और ओरल नरेटिव्स के जरिए किया है। ऑथर को पता है कि ओरल हिस्ट्री एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है और वो एक चैलेंजिंग जोन में जा रहे हैं। ओरल हिस्ट्री एक काफी कंट्रोवर्शियल और डिबेटेड फील्ड है हिस्टोरिकल डिस्कशंस में। ऑथर का इंटेंशन ये नहीं है कि लोगों की नरेटिव्स को या उनके रॉ एक्सपीरियंसेस को हिस्ट्री के अगेंस्ट रखे, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है। ऑथर हिस्टोरियन नहीं है और हिस्ट्री उनका प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं है। ऑथर इस काम में पॉलिटिकल और पर्सनल एंगेजमेंट के जरिए आई है जो कंटेम्प्रेरी कम्युनलिज्म और फेमिनिज्म में उनकी बिलीफ से जुड़ी हुई है। ये सब चीजें ऑथर को ये समझने की तरफ ले गई कि रिलीजियस डिफरेंसेस कैसे इतने रेजिलिएंट और इम्पैक्टफुल बन गए हैं और इससे समझना जरूरी है। ऑथर पूछती हैं कि पार्टीशन के बाद सेकेंड और थर्ड जनरेशन हिंदूज और सिख्स ने हम और इनके जैसे नोशंस को कैसे अपनाया, जब उनका पार्टीशन से डायरेक्ट रेफरेंस नहीं था, सिर्फ फैमिली और कम्युनिटी की यादों के अलावा। What is it about the selectivity of memory that in this case feelings of fear and hatred seem to have been nurtured to have a greater resilience while feelings of friendship and sharing are not allowed to surface? ऑथर यहाँ एक बहुत ही डीप क्वेश्चन कर रही है। सिलेक्टिव ऑफ मेमोरी का मतलब है कि हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सिर्फ कुछ चीजें याद रखते हैं और बाकी भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्टीशन के बारे में ज्यादातर लोग वॉयलेंस, बीट्रेयल और पेन याद रखते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप और हार्मनी जैसे इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। ये सिलेक्टिविटी कैसे काम करती है? क्यों हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स जैसे फियर और हेट्रेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बन जाती है, जबकि पॉजिटिव इमोशंस जैसे दोस्ती और शेयरिंग को साइडलाइन कर दिया जाता है? ऑथर के हिसाब से ये एक साइकोलॉजिकल और सोसाइटल टेंडेंसी है, लेकिन इसका असर इंडिविजुअल और कम्युनल रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। ओरल हिस्ट्री सुनते वक्त हम कभी कंफर्म नहीं कर सकते कि जो स्टोरी शेयर की गई है वो 100% सच है या नहीं। पीपल का टेंडेंसी होता है अपने एक्सपीरियंसेस का कुछ पोर्शन सप्रेस करना या ओमिट करना, स्पेशली अगर वो पेनफुल या गिल्ट इंड्यूसिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान अपनी कहानी सुनाते वक्त शायद अपने एक्शंस को जस्टिफाई करे और सिर्फ अपनी विक्टिमहुड को हाईलाइट करे। इंसान अक्सर अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपने वर्ड्स चूज करते हैं। जैसे अगर इंटरव्यूअर एक स्कॉलर है तो शायद स्पीकर एकेडमिक टोन में बात करे, लेकिन अगर वो एक रिलेटिव हो तो स्टोरी ज्यादा इमोशनल हो सकती है। स्टोरीज के पीछे हमेशा कुछ अनसेड इमोशंस या सप्रेस्ड फैक्ट्स होते हैं जो नरेटर्स कॉन्शियसली शेयर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान अपने किसी वॉयलेंट एक्ट के बारे में बात करने से कतराता है। ब्रेकिंग साइलेंस हर बार पॉजिटिव नहीं होता, कभी कभी साइलेंस ही एक हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। ऑथर ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि वो ओरल हिस्ट्री को ट्रेडिशनल हिस्ट्री से सुपीरियर नहीं बोल रही। दोनों मेथड्स की अपनी लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ्स होती हैं। ट्रेडिशनल हिस्ट्री फैक्ट्स और इवेंट्स के बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड होती है, लेकिन ओरल हिस्ट्री इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और ह्यूमन पर्सपेक्टिव पे फोकस करती है। यहाँ ऑथर का आर्ग्यूमेंट है कि पर्सनल स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस को भी हिस्ट्री का पार्ट बनाया जाना चाहिए। ओरल नरेटिव्स हिस्ट्री के रिजिड स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड करते हैं और उससे एक ह्यूमन डायमेंशन ऐड करते हैं। जैसे पार्टीशन की हिस्ट्री को सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स के थ्रू समझना इनकम्प्लीट होगा अगर हम उसे लोगों के पेन और रेजिलियंस के पर्सपेक्टिव से ना देखें। ऑथर का सेंट्रल पॉइंट है कि हिस्ट्री सिर्फ ग्रैंड इवेंट्स और मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। हर एक इंडिविजुअल की स्टोरी एक पजल पीस की तरह है जो ओवरऑल पिक्चर कंप्लीट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर या एक हाउसवाइफ की कहानी भी पार्टीशन के बड़े नरेटिव का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
ऑथर कंक्लूड करती हैं कि चाहे ओरल नरेटिव्स की अपनी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये एक यूनिक लेंस देती है हिस्ट्री को देखने के लिए। ओरल हिस्ट्रीज फैक्चुअल इवेंट से ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस और कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करती हैं, जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री में अक्सर मिसिंग होता है। कुछ नरेटिव्स आपस में टाइम के टर्म्स में मर्ज हो जाती हैं, मतलब एक कहानी दूसरी कहानी से ओवरलैप कर जाती है। इससे जो हिस्ट्री के रिजिड टाइम फ्रेम्स हैं, जैसे एग्जैक्ट डेट्स या फिक्स पीरियड्स, वो ब्लर हो जाते हैं। हिस्ट्री को हम अक्सर स्पेसिफिक डेट्स पे रखते हैं, लेकिन जब नरेटिव्स ओवरलैप करते हैं तो वो टाइम फ्रेम्स क्लियर नहीं रहते। लोग अपनी यादों को अलग अलग डेट्स या टाइम फ्रेम्स पे रखते हैं। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है या अपनी मेमोरीज अलग तरीके से अरेंज होती हैं। ये डिफरेंसेस भी हिस्ट्री के रिजिड फ्रेमवर्क्स को ब्लर करते हैं। जो इवेंट्स हिस्ट्री के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स मार्क करते हैं, उनके नरेटिव्स उस हिस्ट्री के मेन नरेटिव के ऊपर, नीचे या थ्रू फ्लो करते हैं, यानी हिस्ट्री के रेगुलर फ्रेमवर्क से अलग चल रहे होते हैं और वो अपनी कहानी के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। जो पार्टीशन हुआ था उसको हम तभी समझ पाएंगे जब हम लोगों की यादों को देखेंगे। पार्टीशन एक ऐसा इवेंट था जो लोगों के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस था और उनकी यादें ही उस इवेंट को समझने में मदद कर सकती हैं। सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट से उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना मुश्किल हो सकता है। राइटर का ये मकसद नहीं है कि वो सिर्फ लोगों की यादों को देखकर उनमें छुपी हुई सच्चाई को निकालकर एक ट्रुथ तक पहुंचने की कोशिश करें। मतलब वो नहीं चाहते कि सिर्फ एक फैक्चुअल एनालिसिस किया जाए जिसमें हम लोगों के नरेटिव्स को इग्नोर करके बस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ ढूंढने की कोशिश करें। उनका कहना है कि ट्रुथ को समझने के लिए हमें सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं, बल्कि उन लोगों की पर्सनल एक्सपीरियंसेस और उनकी यादों को भी समझना होगा। अब राइटर कह रही है कि उनका फोकस मेमोरी पर होगा, चाहे वो मेमोरीज बदलती हुई, शिफ्टिंग या अनरिलायबल, अपना ट्रस्ट ना करने लायक क्यों ना हो। उनका ये कहना है कि उन्हें लोगों की यादों को उनके अपने रूप में समझना है, बिना उन्हें जज किए। ये दिखाता है कि मेमोरीज को समझना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उनमें कभी-कभी इनकंसिस्टेंसीज हो सकती हैं। राइटर कहती हैं कि हर विटनेस की टेस्टिमनी, हर लैंग्वेज और हर कल्चर के पर्सपेक्टिव को समझना ही उनका गोल है इस बुक में। ये स्टेटमेंट उनके अप्रोच को डिस्क्राइब करता है। वो हर एक पर्सनल अकाउंट को समझना चाहती हैं, जिसमें हर किसी की अपनी परसेप्शन और बैकग्राउंड होता है। मटेरियल कलेक्ट करना यानी रिसर्च करना कभी कभी सबसे आसान हिस्सा होता है बुक लिखने का, लेकिन असली मुश्किल तब आती है जब राइटर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या चीज़ें इंक्लूड की जाए और क्या छोड़ दी जाए। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे लिखते हैं तो सब कुछ समझना और लिखना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस चीज़ को फोकस किया जाए और किस चीज को बाहर रखा जाए। राइटर अपना एक्सपीरियंस बताती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने पार्टीशन के ऊपर काफी सालों तक काम किया है और लगभग 70 साल से इंटरव्यू किए हैं। ये नंबर उनके लिए सब्सटैंशियल लगता है क्योंकि उन्होंने पार्टीशन के अफेक्टेड लोगों से बात की है, लेकिन उनका कहना है कि ये नंबर नेग्लिजिबल, कम है और ये दिखाता है कि एक इंडिविजुअल के लिए इतनी बड़ी टॉपिक को पूरा समझना और कवर करना मुश्किल है। पार्टीशन एक ऐसी इवेंट है जो काफी लोगों के लाइव्स को अफेक्ट कर चुकी है और एक व्यक्ति के लिए सभी पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करना इम्पॉसिबल है। इस बुक का एक हिस्सा राइटर की अपनी कहानियों का नरेशन होगा, जबकि दूसरे पार्ट्स में जिन लोगों से उन्होंने इंटरव्यू किए वो कहानियाँ खुद बताएंगे। ये काफी इंगेजिंग मेथड है क्योंकि इससे रीडर को पर्सनल अकाउंट का डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। 70 लोगों से राइटर ने बात की थी, उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों की कहानियां उन्होंने बुक में इंक्लूड की हैं, यानी हर एक इंटरव्यू का पार्ट बुक में नहीं आता, बस उन्हीं को चूज किया गया है जो मोस्ट रेलेवेंट या इम्पैक्टफुल लगे। जब उन्होंने इंटरव्यूअर्स को रीडर्स के लिए प्रेजेंट किया तो उन्होंने उन्हें नैरेटिवाइज किया, यानी उन्होंने इंटरव्यूअर्स की स्ट्रक्चर को चेंज करके एक कॉन्टिन्यूअस नैरेटिव
कहानी बनाई। इसका मतलब है कि जो इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस थे उन्हें हटा दिया गया और सिर्फ स्टोरी को एक फ्लो में प्रेजेंट किया गया, जैसे एक नॉर्मल कहानी चल रही हो। लेकिन ये ज़रूरी बात है कि उन्होंने क्रोनोलॉजिकल समय के हिसाब से ऑल्टरनेशंस नहीं किए, यानी इवेंट्स के सीक्वेंस को वैसे ही रखा गया जैसे इंटरव्यूज में बताया गया था। राइटर अपनी पर्सनल चॉइसेस के बेसिस पर कुछ स्टोरी सिलेक्ट करती हैं और उन्हें प्रेजेंट करने का एक क्रिएटिव तरीका अपनाती हैं। वो स्टोरीज जिनके साथ उनका इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा था उनको बुक में शामिल किया गया, और जब वो इंटरव्यूअर्स को प्रेजेंट करती हैं तो वो एक नरेटिव फॉर्मेट में बदलते हैं, जिसमें उन्होंने क्वेश्चंस को रिमूव करके सिर्फ लोगों की कहानियों को फोकस किया। उन्होंने कुछ केसेस में दूसरे लोगों के इंटरवेंशंस, बीच में दिए गए कमेंट्स या इनपुट्स को रिटेन रखा, खासकर उन केसेस में जहां उन्होंने टेक्स्ट के कुछ एस्पेक्ट्स को और क्लियर या मीनिंगफुल बनाया हो। मतलब जो लोग इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चंस पूछ रहे थे या कुछ और बातें कर रहे थे, उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए जो टेक्स्ट को और बेहतर समझने में मदद करते हैं, जो इंटरव्यूज को रीडेबल और एंगेजिंग फॉर्मेट में बदलने का प्रोसेस था। उससे राइटर ने बहुत सोच समझ के किया है। उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि इंटरव्यूज को एक स्पेसिफिक तरीके से प्रेजेंट किया जाए ताकि वो रीडर्स के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल हो। उन्हें ये नहीं लगता कि कोई भी इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट बिना किसी मीडिएशन के हो सकता है। मतलब जब भी किसी इंटरव्यू को लिखा जाता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस और डिसीजंस होते हैं जो किसी न किसी मीडिएटर जैसे इंटरव्यूअर के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्ट में भी उनका अपना इन्फ्लुएंस होता है। जब हम वर्ड्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो काफ़ी चीज़ें खो जाती हैं, जैसे जो पर्टिकुलर टोन होता है जब कोई बोल रहा होता है, उसकी हेजिटेशन जब वो कुछ सोच रहे होते हैं, उसके इमोशंस या फीलिंग्स जो डायरेक्टली शब्दों से नहीं देखते, और बॉडी लैंग्वेज जो कभी अलग कहानी बता देती है, ये सब टेक्स्ट में लूज हो जाता है। इसके अलावा इंटरव्यूअर का इन्फ्लुएंस भी होता है जो अपनी पोजीशन के हिसाब से इंटरव्यू को शेप करता है। राइटर को ये लगता है कि ये सोचना बेकार है कि इंटरव्यूज को बिल्कुल पूरे फॉर्म में दिखाया जा सके जहां कुछ भी एडिट ना किया जाए। उस वजह से उन्होंने इंटरव्यूज को अपनी तरह से एडिट किया ताकि वो ज़्यादा रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल हो सके। और आखिरी में राइटर कह रही हैं कि जो उन्होंने इंटरव्यूज यूज़ नहीं किए हैं उनका फुल टेक्स्ट भी किसी लाइब्रेरी में रखा जाएगा या फिर अवेलेबल होगा ताकि दूसरे लोग जो इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं वो ये टेक्स्ट यूज कर सके। वुमेन के इंटरव्यूज और उनके घर के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रही है और इसमें राइटर ने कुछ इम्पोर्टेंट इंसाइट्स दिए हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इंटरव्यूज में फैमिली सेटिंग में हुई, उसका ये मतलब था कि जो वुमेन इंटरव्यू दे रही थी वो अक्सर अकेली नहीं होती थी। जब उनसे बात की जा रही थी, फैमिली मेंबर्स जैसे हस्बैंड, चिल्ड्रन या अदर रिलेटिव्स उसके आसपास होते थे। इसका एक इम्प्लीकेशन ये था कि वुमेन अपनी बातें फ्रीली नहीं कह पाती थी। कई बार इंटरव्यूज को उस वक्त के दौरान कंडक्ट करना पड़ता था जब वुमेन अपने घर के काम काज के बीच में थोड़ा वक्त निकाल पाती थी। उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो फुली फोकस करके इंटरव्यू दे, और इंटरव्यूज को उसी लिमिटेड टाइम में कंडक्ट किया जाता था। अगर हाउस होल्ड मेंबर्स या सन्स उनके आसपास होते थे तो वो चाहे जानबूझ के या अनजाने में इंटरव्यू को डोमिनेट कर लेते थे, जिसकी वजह से वुमेन चुप हो जाती थी या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। ये एक कॉमन फिनोमिनन है जहां फैमिली मेंबर्स की प्रेजेंस और उनका डोमिनेंस इंटरव्यूज को इन्फ्लुएंस करता है। ये चीज़ अनकॉमन नहीं है, यानी ये काफ़ी बार होता है। कई ओरल हिस्टोरियंस ने लिखा है कि वुमेन से बात करना और उनकी बातों को समझना एक अलग चैलेंज होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वुमेन की बातों में कुछ हिडन नुएंसेस जो अधूरी बातें होती हैं या उनकी साइलेंस कभी-कभी उनके
एक्सप्रेसिव होते हैं, यानी कभी कभी उनकी साइलेंस या अधूरी बात उनकी फीलिंग्स को ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस करती थी। वुमेन से बात करना और उन्हें सुनना एक अलग एक्सपीरियंस है। जब दो औरतें एक दूसरे से बात कर रही होती हैं और जब एक औरत और एक पुरुष बात करते हैं, उनका कहना है कि वुमेन एक दूसरे को समझकर सुन सकती हैं, उनके इमोशंस और उनके कॉन्टेक्स्ट को बेटर तरीके से समझ सकती हैं, जबकि मैन और वुमेन के बीच में ये कनेक्शन उतना डीप नहीं होता। जब उन्होंने इंटरव्यू को दोबारा पढ़ा तो उन्हें ये फील हुआ कि मैन और वुमेन के स्पीच में कुछ क्लियर डिफरेंसेस हैं। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को ये सवाल बनाया, क्या सच में ऐसा कुछ होता है? मतलब क्या पुरुष और महिलाएं अपनी बात अलग तरीके से करती हैं? जब उन्होंने पार्टीशन की कहानियों को गैदर किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वुमेन अपने एक्सपीरियंसेस को अलग तरीके से प्रेजेंट करती हैं। पार्टीशन जैसी बड़ी घटना को उन्होंने अपनी छोटी जिंदगी के हिस्से के रूप में समझा। ये माइनर कीज का इन्फ्लुएंस उस टाइम के स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिटेल्स को बताता है जो वुमेन अपनी कहानियों में इंक्लूड करते हैं, जो उनकी डेली लाइफ्स का पार्ट थी। मैन जो पार्टीशन के बारे में बात कर रहे थे वो यूजुअली बड़े सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में डिस्कस करते थे, जैसे कि कम्युनिटीज के बीच की टेंशन्स और ब्रॉड पॉलिटिकल रियलिटीज। लेकिन मैन अपने इंटरव्यूज में कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स नहीं बताते थे, जैसे एक बच्चे का खो जाना या मर जाना। लेकिन वुमेन के लिए ये चीजें अपने पार्टीशन के एक्सपीरियंस का हिस्सा होती थी और उनका इन डिटेल्स को छुपाना काफी मुश्किल होता था। राइटर की जर्नी रैंडमली शुरू हुई जब उन्होंने लोगों से बात करना शुरू किया ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स फॉर चैनल 4 टेलीविजन। हर कन्वर्सेशन से एक पार्टीशन स्टोरी सामने आई। दिल्ली में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि काफी पंजाबी फैमिलीज के पार्टीशन से डायरेक्टली कनेक्शन था। इनकाउंटर्स जैसे एक ऑटो ड्राइवर जिसने अपने पीछे से पास्ट आइडेंटिटी के बारे में बात की और एक बेगर वुमेन फ्रॉम चक 53 ने दिखाया कि पार्टीशन लोगों की आइडेंटिटी और मेमोरीज को कितना डीपली इम्पैक्ट करता है। ये प्रोसेस कम्प्लीटली अनप्लान्ड था, जिससे काफ़ी डाइवर्स नरेटिव्स कलेक्ट हुई, लेकिन मेजरली रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की सर्वाइवर्स की कहानी सेंट्रल रही। ये स्टोरीज मोस्टली 1947 के मार्च की हिंसा पर फोकस करती हैं। बुक का स्ट्रक्चर डिसाइड करना एक बड़ा चैलेंज था। इनिशियली राइटर ने सोचा कि बस ओरल अकाउंट्स को प्रेजेंट करें, बट उन्होंने रियलाइज किया कि बिना कॉन्टेक्स्ट के रीडर्स के लिए ये एंगेजिंग नहीं होगा। इसीलिए इंटरव्यूज को एनालिटिकल चैप्टर्स के साथ इंटीग्रेट किया गया। पूरा टेक्स्ट एक सेपरेट सेक्शन में रखा गया फॉर एक्सेसिबिलिटी। ओरल अकाउंट्स के अलावा डायरीज, मेमोरीज, न्यूज़पेपर्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे सोर्सेस भी इंक्लूड किए गए टू प्रोवाइड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स। इंटरव्यू प्रोसेस में चैलेंजेस काफ़ी थे, स्पेशली विद वुमेन। डोमेस्टिक सेटिंग्स में वुमेन फ्रीली बात नहीं कर पाती थी और उनका फोकस पर्सनल और इंटीमेट डिटेल्स पर होता था, जबकि मेन बड़े पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज डिस्कस करते थे। इंटरव्यूअर्स को रीडेबल और मीनिंगफुल बनाने के लिए एडिटिंग केयरफुली की गई, लेकिन इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट रिटेन किया गया। बुक एक फेमिनिस्ट लेंस अडॉप्ट करती है, जिसमें पावर इम्बैलेंस और एक्सप्लॉयटेशन से बचने की कोशिश की गई। राइटर का फोकस था कि स्टोरीज को रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट किया जाए। पंजाब के पार्टीशन पर फोकस होने की वजह से बंगाल और पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव्स एक्सक्लूड हुए ड्यू टू लैंग्वेज और एक्सेस इश्यूज। ग्रुप सेटिंग्स में मेमोरीज फ्रेगमेंटेड और कॉन्ट्राडिक्टरी होती थी, जो रिकलेक्शन के प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करती थी। राइटर ने पेनफुल मेमोरीज फोर्सफुली याद करवाने से अवॉइड किया और पार्टिसिपेंट्स के कन्फ्रंट को प्रायोरिटाइज किया। ये बुक एक पर्सनल और फेमिनिस्ट ओरिएंटेड हिस्ट्री है जो अपनी सब्जेक्टिविटी एक्सेप्ट करती है। राइटर होप करती हैं कि फ्यूचर में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स ओपन हो और लोग अपनी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस फ्रीली शेयर कर सकें। ये बुक पार्टीशन की अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने की एक कोशिश है, एक्सप्लोरिंग द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरी एंड हिस्ट्री। So we have completed chapter number 1, beginnings of this book. This is the only chapter which is coming in your exam.
सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मुझे ये पूरा वीडियो बनाने में पूरा एक दिन लगा है। एंड वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ 35 to 40 मिनट्स की है। सो आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।